हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बीपीएससी के लिए जनवरी से अक्टूबर 2020 तक करंट अफेयर की एक सीरीज चला रहे थे, जिसमें पहला वीडियो आप लोगों ने देखा है कल कल मतलब पिछले दिन, ठीक है, मतलब परसों। आज के वीडियो में उसके आगे ही शुरू करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसकी पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में मिल चुकी है, तो आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। अगर आप पीडीएफ को एक बार पढ़ते हैं और वीडियो को देख लेते हैं साथ में, तो आपका अच्छा खासा तैयार हो जाएगा और प्रश्न छूटने की का जो चांस रहेगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का वीडियो। पहला हमने बूथ ऐप के बारे में उस दिन बताया था आपको, ठीक है। बूथ ऐप क्या है कि समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव में पहली बार प्रयोग इसका हुआ था, ठीक है, और दूसरी बार अब हुआ इसका प्रयोग विधानसभा चुनाव में बूथ ऐप का। और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये विकसित किया गया, ठीक है, ध्यान रखना इसका। आगे देखते हैं, तो हम अब यहाँ से देखेंगे। तो एक है संजय कुमार सिंह। कौन है ये? संजय कुमार सिंह बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक हैं। संजय कुमार सिंह बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक हैं। इनको एडिशनल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक हैं। इनको एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाया गया है, ठीक है। क्या है ये? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक हैं और एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इनको बनाया गया है। इसी के साथ बाला मुरुगन नाम है इनका। ये क्या है? बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना के परियोजना निदेशक हैं। कौन? बाला मुरुगन नाम है, ठीक है। इनको क्या है? इनको भी एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाया गया, ठीक है। तो बाला मुरुगन और संजय कुमार सिंह दोनों को एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाया गया, लेकिन दोनों का डिपार्टमेंट अलग है। एक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक हैं और दूसरे बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना के परियोजना निदेशक, ठीक है। चलिए, एक है फार्म का नाम है 12D। 12D है, ठीक है। तो 12D क्या करेगा भाई? यह देखिए, ये पोस्टल बैलेट से संबंधित है। पहली बात, पोस्टल बैलेट से संबंधित है। इसमें इसके तहत 80 साल से अधिक उम्र के जो व्यक्ति होंगे, दिव्यांग व्यक्ति या कोविड-19 से पीड़ित जो व्यक्ति होंगे, उनको मत देने के लिए यह जो है ये फॉर्म है, और इसी के थ्रू ये लोग अपना मत, अपना वोट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए, ये है कुकरी बिगहा गांव। उससे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि बीपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है। बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बीपीएससी के नए अध्यक्ष हैं आर के महाजन। बीपीएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए, जिनका नाम है आर के महाजन, ठीक है। तो कुकरी बिगहा गांव नाम है ये। इसका इसका काम क्या भाई? इसका नाम क्यों आया? तो ये जो है पटना जिले में पड़ता है, दुल्हिन बाजार प्रखंड, ठीक है। दुल्हिन बाजार प्रखंड है पटना जिले में। वहाँ पे गांव है कुकरी बिगहा गांव। तो ये गांव इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि देश का, बिहार का नहीं, देश का पहला न्यूट्रिशनल गांव बनाने की घोषणा की गई है। तो कुकरी बिगहा गांव को देश का पहला न्यूट्रिशनल गांव बनाने की घोषणा की गई। किसके द्वारा? राज्य के जो कृषि मंत्री हैं, मंत्री हैं नहीं थे, प्रेम कुमार ने इसकी घोषणा की थी। तो न्यूट्रिशनल गांव में क्या होगा? न्यूट्रिशनल गांव में लोग बायो फोर्टिफाइड पोषण युक्त अनाज की खेती करेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल गांव में के लोग जो होंगे वो बायो फोर्टिफाइड पोषण युक्त अनाज की खेती करेंगे।
यह कुकरी बिगहा गांव है, प्रखंड है दुल्हिन बाजार, जिला है पटना। ठीक है, देश का पहला न्यूट्रिशनल गांव बनेगा। ओके, चलिए मार्च 2021 तक क्या कहा गया कि डिजिटल भारत अभियान के तहत, ठीक है, डिजिटल भारत अभियान के तहत बिहार के जितने भी गांव, बिहार में कितने गांव भाई, 45,945, 45945 इतने गांव हैं टोटल बिहार में। ठीक है, तो इन सारे गांवों को इंटरनेट सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है मार्च 2021 तक डिजिटल भारत अभियान के तहत। ठीक है, तो डिजिटल भारत अभियान के तहत इंटरनेट सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया मार्च 2021 तक बिहार के सभी गांवों में, मतलब 45,945 गांव हैं। ठीक है, एक मक्खी है, नाम है बालू मक्खी, सैंड फ्लाई बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बालू मक्खी ही बोल सकते हैं ना। तो इसके काटने से काला जार होता है, ऐसे ही याद होगा आपको, तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं, लेकिन फिर भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, एक व्यक्ति हैं, देखिए अच्छा यहाँ पे बीपीएससी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, आर के महाजन। ठीक है, गिरीश चौधरी हैं। गिरीश चौधरी कौन है, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। दो लोग होते हैं, एक कुलपति होते हैं और एक कुलाधिपति होते हैं। ठीक है, तो कुलाधिपति जो होते हैं वो राज्य के राज्यपाल जो होते हैं वही होते हैं यूनिवर्सिटीज के कुलाधिपति। ठीक है, चांसलर है ना, वाइस चांसलर आपके गिरीश चौधरी हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो जो राज्यपाल होते हैं वो यूनिवर्सिटीज के कुलाधिपति होते हैं, ये बात याद रखनी है हमें। अच्छा, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की पहली मेगा स्क्रीन परियोजना का उद्घाटन हुआ है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड है, इसकी एक पहली वाली सबसे पहली मेगा स्क्रीन परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पे किया गया, गांधी मैदान। गांधी मैदान कहाँ है, तो याद रखना कि यह अभी पटना में ही है। ठीक है, तो गांधी मैदान पटना में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की पहली मेगा स्क्रीन परियोजना का उद्घाटन किया गया है। 1 से 19 साल तक के लड़के और लड़कियों को कृमिनाशक की खुराक देने का अभियान चलाया गया है बिहार में। ठीक है, कृमिनाशक की खुराक देने का अभियान 1 से 19 साल तक के लड़कियों को देने के लिए, लड़के लड़कियों को देने के लिए चलाया गया है। तो ध्यान ये रखना कि 1 से 19 साल तक के बच्चों के लिए है, बच्चों में लड़के लड़की सब आएंगे। ठीक है, एक व्यक्ति हैं लौंगी भुइयां, नाम है इनका। कि लौंगी भुइयां कौन भाई, कोठिलवा गांव के निवासी हैं। ठीक है, लौंगी भुइयां कोठिलवा गांव के निवासी हैं, कोठिलवा गांव के निवासी हैं। एरिया है गया, गया जिला है। ये इमामगंज और बांके बाजार है, इसकी सीमा पर पड़ता है ये वाला गांव। जो कोठिलवा गांव है जंगल में बसा हुआ है, ये जंगल में बसा हुआ है। इमामगंज और बांके बाजार की सीमा पे बसा एक गांव है कोठिलवा, यहीं के रहने वाले हैं लौंगी भुइयां। तो इनका नाम क्यों आया है, ये लगन और धैर्य का उदाहरण इन्होंने दिया है। लगन और धैर्य का उदाहरण दिया इन्होंने, लौंगी भुइयां ने। इन्होंने क्या किया कि 5 किलोमीटर लंबी नहर की खुदाई इन्होंने अकेले कर डाली। ठीक है, जैसे माउंटेन मैन वाली मूवी, मांझी द माउंटेन मैन सुना होगा आपने, मूवी भी देखी होगी। तो उसी तरीके से ये भी हैं कि अकेले हैं, अकेले इन्होंने 5 किलोमीटर लंबी नहर की ही खुदाई कर डाली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये एक तितली की प्रजाति है, ब्लू मार्मोन नाम है। ठीक है, ब्लू मार्मोन नाम है, वैज्ञानिक नाम है इसका पैपिलियो पॉलिमनेस्टर। पैपिलियो पॉलिमनेस्टर, इसके बारे में पता होगा आप लोगों को, नहीं पता होगा तो बता देते हैं कि सबसे पहली बात तो ये महाराष्ट्र की राज्य तितली है, और महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने राज्य तितली घोषित किया है। ठीक है, भारत की 2020 तक, करीब फरवरी 2020 तक की स्थिति में यह तितली जो है दूसरी सबसे बड़ी तितली हुआ करती थी। तो दूसरी सबसे बड़ी ये थी,
तो तब तक सबसे बड़ी तितली कौन सी थी भाई? उसका नाम था सदर्न बर्ड विंग। सदर्न बर्ड विंग थी वो कर्नाटक की राज्य तितली है, ठीक है। लेकिन इस समय की स्थिति बदल गई है फरवरी मार्च 2020 के बाद, क्योंकि भारत में एक नई तितली की प्रजाति की खोज हुई। वो हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती है, जिसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग, ठीक है। तो वो भारत की सबसे बड़ी तितली बन गई और दूसरी हो गई सदर्न बर्ड विंग। तो तीसरे नंबर पर ब्लू मॉर्मोन आई होगी, है ना। तो ये महाराष्ट्र की राज्य तितली है। अब देखिए क्या है इसमें, ये समाचार में क्यों है, ये तो बहुत पहले की घटना है। तो समाचार में इसलिए है, पेपिलियन पॉलिमनेस्टर नाम है इसका, ध्यान रखना, वैज्ञानिक नाम है इसका। कैमूर सेंचुरी वन और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य में देखी गई है। कैमूर सेंचुरी वन में और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य में ये देखी गई है। यह कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट, दक्षिण भारत और श्रीलंका में पाई जाती है, ठीक। IUCN ने इसको लुप्तप्राय प्रजाति घोषित कर रखा है। IUCN ने इसको लुप्तप्राय प्रजाति घोषित कर रखा है। अच्छा, महाराष्ट्र राज्य की राजकीय तितली है, हमने बताया पहला राज्य यही है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली थी, 2020 तक की स्थिति है, ठीक। और भारत की सबसे बड़ी तितली इस समय जो है वो है गोल्डन बर्ड विंग। ये हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती है, इसका ध्यान रखना है। साथ में एक अब ये भी है कि कर्नाटक की जो राज्य तितली है उसका नाम है सदर्न बर्ड विंग, ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्राइडस मिनोस। ट्राइडस मिनोस नाम है सदर्न बर्ड विंग का वैज्ञानिक नाम। और ब्लू मॉर्मोन का नाम क्या था? पेपिलियो पॉलिम नेस्टर, ठीक है। तो कर्नाटक दूसरा राज्य बना जिसने राज्य तितली घोषित किया, ठीक है। तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली है, सदर्न बर्ड विंग। ब्लू मॉर्मोन तीसरे नंबर पे है, ठीक है इस समय। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मोनिका दास, नाम है इनका। मोनिका दास कौन है भाई? मोनिका दास जो है ये ट्रांसजेंडर है मोनिका दास। इनको बिहार विधानसभा चुनाव का पीठासीन अधिकारी बनाया गया है, ठीक है। मोनिका दास को बिहार विधानसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। और ये जो है देश की पहली ट्रांसजेंडर हैं, देश की पहली हैं, ठीक है। इनसे पहले अभी कोई ऐसा नहीं हुआ है। तो देश की पहली ट्रांसजेंडर हैं मोनिका दास, जिनको बिहार विधानसभा चुनाव का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक रोग है बिहार में, लक्ष्मीनिया रोग। लक्ष्मीनिया रोग क्या है भाई? लक्ष्मीनिया रोग जो है वो धान की फसल का रोग है, ध्यान रखना। लक्ष्मीनिया रोग धान की फसल का रोग है, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा अभी एक दिग्गज नेता थे, प्रसिद्ध नेता रहे, राजनेता थे, उनकी मृत्यु हुई है ना। राम विलास पासवान, है ना। तो राम विलास पासवान जो थे, स्वर्गीय बोल सकते हैं हम, है ना। रामविलास पासवान, इनका जन्म हुआ था खगड़िया जिला में। खगड़िया जिला में इनका जन्म हुआ था। और पहली बार ये 1969 में पहली बार ये विधायक बने हैं, ठीक है। 1969 में पहली बार विधायक बने ये। और NDA सरकार जो प्रेजेंट सिटिंग गवर्नमेंट है सेंट्रल में, केंद्र सरकार जो है हमारे यहाँ, उस सरकार में खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री भी थे, ठीक है। तो पहली बार विधायक बने 1969 में। और NDA सरकार में अभी खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री थे। तो ध्यान रखना, खगड़िया जिले में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक परियोजना का नाम है डगमारा। डगमारा पनबिजली परियोजना है ना। डगमारा पनबिजली परियोजना है। इसकी क्षमता जो है वो 130 मेगावाट की। 130 मेगावाट की क्षमता
डगमारा पन बिजली परियोजना क्या है, ठीक है। नीतीश सरकार जब बनी तो यह राज्य प्रक्षेत्र की पहली ऐसी परियोजना हुई, ठीक है, नीतीश सरकार बनने के बाद। सुपौल जिला में स्थित है, ध्यान रखना, डगमारा जिला परियोजना पनबिजली परियोजना सुपौल जिला में है। कोसी बराज से 22.5 किलोमीटर दूर वीरपुर से कहाँ, कटिहार, कटिहार है, ठीक है। वीरपुर से कटिहार जिला के अंतर्गत कुरसेला के बीच में प्रचुर संभावना देखी गई है, ठीक है। तो उसी के तहत डगमारा पनबिजली परियोजना का शुभारंभ किया गया, ठीक है। अब इसमें देखिए किसने किसने सहयोग दिया, तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 400 करोड़ की आर्थिक मदद की है डगमारा जल विद्युत परियोजना के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, वैकपास एक कंपनी है, वैकपास एक कंपनी है, इसके साथ इसको समझौता हुआ है सरकार का। और वैकपास क्या है, केंद्रीय जल संसाधन विभाग की एक एजेंसी का नाम है। वैकपास केंद्रीय जल संसाधन विभाग की एजेंसी है। इसका कैचमेंट एरिया अगर देखा जाए तो 61,972 वर्ग किलोमीटर का है। डगमारा जल विद्युत परियोजना का कैचमेंट एरिया है 61,972 वर्ग किलोमीटर, और पूरी लागत देखी जाए तो 2500 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी, ठीक है। अब ठीक है ना ये चीज, तो सुपौल जिला में है, एडीबी ने पैसा दिया इसे। कोसी बराज से 22.5 किलोमीटर दूर वीरपुर से कटिहार के जिला के अंतर्गत कुरसेला के बीच में प्रचुर संभावना मानी, ठीक है। अच्छा, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है ना, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर देखिए पटना विश्वविद्यालय में बना है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना विश्वविद्यालय में बनाया गया एशिया का पहला, पटना विश्वविद्यालय में बनाया गया एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। इसको 2 एकड़, पटना विश्वविद्यालय 2 एकड़ परिसर में यह बनाया गया है, ठीक है, ठीक है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। इसकी लागत आएगी 30.52 करोड़, 30 करोड़ 52 लाख। भारत में कितने हैं इस समय डॉल्फिन, कितनी है भाई, इनकी जनसंख्या है 3031, 2018-19 का आंकड़ा है 3031 की संख्या में भारत में पाई जाती हैं। अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा है 1455, लगभग आधा तो बिहार में ही डॉल्फिन पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। अच्छा, जो ये पटना विश्वविद्यालय में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है तो ये किसके तहत आता, कोई योजना होगी, तो योजना का नाम है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पटना विश्वविद्यालय में एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया, जो कि 2 एकड़ परिसर में रहेगा। 30.52 करोड़ की लागत आई। भारत में 3031 पाए जाते हैं 2018-19 के अनुसार। बिहार में सबसे ज़्यादा हैं 1455, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मिथिला एक्सप्रेस वे, नाम है इसका। तो भैया मिथिला एक्सप्रेस वे क्या है भाई, मिथिला जो है मगध औरंगाबाद जयनगर मिथिला एक्सप्रेस वे नाम है इसका, टोटल पूरा नाम यही है, ठीक है। तो मगध औरंगाबाद जयनगर मिथिला एक्सप्रेस वे, ये औरंगाबाद से शुरू हो रहा, तो औरंगाबाद में मदनपुर से शुरू होगा, ध्यान रखना है। औरंगाबाद में मदनपुर से इसकी शुरुआत हो रही है, और बिहार का पहला एक्सप्रेस वे होगा ये मिथिला एक्सप्रेस वे, बिहार का पहला एक्सप्रेस वे होगा। इसका 80% भाग ग्रीन फील्ड भी होगा, 80% भाग ग्रीन फील्ड होगा। बिहार का पहला एक्सप्रेस वे है, औरंगाबाद के मदनपुर से शुरू होकर मधुबनी के जयनगर तक जाएगा ये, ठीक है। फिर 271 किलोमीटर लंबा है, दक्षिण बिहार को उत्तर से जोड़ेगा ये,
ये एक्सप्रेसवे दक्षिण को उत्तर से जोड़ेगा, मतलब एक कॉरिडोर की तरह काम करेगा। ठीक है, इस पे 6 जिले स्थित हैं। औरंगाबाद है, जहानाबाद है, पटना है, वैशाली है, दरभंगा है और मधुबनी है ना। तो ये है औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, वैशाली, दरभंगा और मधुबनी। ठीक है, इसके रास्ते में एक चीज़ और है कि यह 3 एयरपोर्ट इसके रास्ते में आएंगे। तो एक तो आएगा गया, गया एयरपोर्ट, फिर पटना एयरपोर्ट, पटना, फिर दरभंगा। ये 3 एयरपोर्ट को भी जोड़ेगा। ठीक है ना, 3 एयरपोर्ट को भी ये लाइन से मतलब आपस में जोड़ेगा, ये वाला एक्सप्रेस वे जो है। अच्छा, आपको पता होगा कि देश में जो बुनियादी उद्योग हैं उनकी संख्या कितनी है। तो देश में बुनियादी उद्योगों की संख्या टोटल कितनी है भाई? 8 है। तो 8 बुनियादी उद्योग क्या होते हैं? बुनियादी उद्योग हैं कि जिनके बिना निर्माण कार्य संभव नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन से हैं इसमें। देखिए, एक तो है इस्पात, ध्यान रखना प्रश्न पूछ सकते हैं। इस्पात है, फिर रिफाइनरी उत्पाद होगा इसमें, इस्पात है, रिफाइनरी उत्पाद है, सीमेंट है आपका, प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है। ठीक है, उत्पादन, कोयला उत्पादन, कोल है ना, फिर कच्चा तेल है, कच्चा तेल भी है इसमें, बिजली उत्पादन भी है ना, बिजली उत्पादन है, और साथ में एक और बचा है, उर्वरक है। तो ये 8 हैं, इस्पात, रिफाइनरी, सीमेंट, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, कोयला, कच्चे तेल, बिजली और उर्वरक। ये 8 जो हैं क्या हैं? आधारभूत या बुनियादी उद्योग हैं। ठीक है, अब इनके बारे में क्यों हमने बताया? इन उद्योगों में एक समस्या है कि जैसे अभी कोविड-19 का दौर था, तो इसमें हम उर्वरक उत्पादन को छोड़ दें, अगर उर्वरक उत्पादन को अगर हम छोड़ देते हैं, तो बाकी जो 7 हमारे बुनियादी उद्योग हैं उनमें गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, उर्वरक उत्पादन के अलावा जो भी सेक्टर्स हैं हमारे 7 बुनियादी उद्योग, इन सभी में गिरावट दर्ज की गई। और सबसे ज़्यादा गिरावट अगर देखी जाएगी तो वो इस्पात क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गिरावट आई। ठीक है, इस्पात क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है, और उर्वरक उत्पादन में तो ठीक रहा, वो तो उसमें गिरावट नहीं आ पाई। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कोविड-19 के दौरान जो आधारभूत उद्योग हैं उनमें गिरावट आई थी। ठीक है, अच्छा, एक है कमला बराज, है ना। चलिए कमला बराज भी देख लेते भाई, क्या है कमला बराज योजना? क्या है भाई ये कमला बराज योजना? जो है कमला नदी पर है। ठीक है, कमला बराज, कमला बराज कमला नदी पर है, मधुबनी जिले में पड़ता है, जयनगर के पास, जयनगर के पास मधुबनी जिले में पड़ता है क्या? कमला नदी, यहीं पे बन रहा है कमला बराज। तो ये मधुबनी जयनगर नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना वहीं पे ये कमला बराज बनाया जा रहा है। इसको केंद्रीय जल आयोग ने मंजूरी दे दी है 2013 में ही, 2013 में ही केंद्रीय जल आयोग ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, 1.1 लाख मतलब 1,10,000 एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए उपयुक्त होगा। ये 1,10,000 एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए उपयुक्त होगा। मधुबनी दरभंगा को बाढ़ से राहत भी दिलाएगा ये। ठीक है, मधुबनी और दरभंगा को बाढ़ से राहत भी दिलाएगा। तो ध्यान रखना, जयनगर में कमला नदी पर बन रहा है, नेपाल बॉर्डर है। केंद्रीय जल आयोग की मंजूरी 2013 में मिली, 1,10,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। मधुबनी दरभंगा को बाढ़ से मुक्त रखेगा, राहत देगा। ठीक है, चलिए आगे भी है, आगे है काबर ताल। काबर ताल क्या भाई? काबर ताल वेटलैंड है। ठीक है, काबर ताल जो है आपका बेगूसराय में पड़ता है। ठीक है,
काबरताल, काबरताल है, तो ये बेगूसराय में पड़ता है, ठीक है। ये बिहार का सबसे बड़ा वेटलैंड है, ठीक है ना। बिहार का सबसे बड़ा वेटलैंड है काबरताल, जो कि बेगूसराय में स्थित है। इसकी स्थापना हुई है वेटलैंड रूल्स 2017 के तहत। बिहार का सबसे बड़ा वेटलैंड है जो काबरताल, इसकी स्थापना वेटलैंड रूल्स 2017 के तहत हुई है। इसके अलावा दो और हैं, एक है ताल बरेला और एक है लाल सरैया। तो अब ताल बरेला और लाल सरैया, तो ताल बरेला आपका पड़ता है वैशाली में, वैशाली जिला, ताल बरेला वैशाली जिला, और लाल सरैया जो है आपको पड़ता है पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। तो पश्चिमी चंपारण, लाल सरैया, और ताल बरेला आपका पड़ता है वैशाली में, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज इनको ये है, इन तीनों को, काबरताल हुआ बेगूसराय, ताल बरेला हुआ वैशाली, लाल सरैया पश्चिमी चंपारण को पहले ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया है, किया जा चुका है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण क्या क्या है, देखिए। एक मिनट, एक चीज और देख लेते हैं हम सब। प्रधानमंत्री आवास योजना है, आपको पता है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, यही है ना। इसमें राज्य और केंद्र का अनुपात होता है 60-40 का, ठीक है, 60-40 का रेशियो होता है। तो इसमें राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए हाल ही में 881 करोड़, मतलब इसके लिए 881 करोड़ रुपया, और मनरेगा के लिए राज्य में 94 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 881 करोड़, मनरेगा के लिए 94 करोड़ रुपए जारी किए गए, और सभी वर्गों को मिलाकर देखा जाए तो 5% दिव्यांग के लिए यह योजना है, 5% दिव्यांग को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसकी शुरुआत जो हुई है, ध्यान रखना, इसकी डेट भी पूछ सकते हैं, तो इसकी डेट है 25 जून 2015। तो भैया प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, यही है ना, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण है, जल संरक्षण है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर नजर रखने के लिए सर्वदलीय निकाय का गठन करने वाला देश का पहला राज्य, ये तो है। पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर नजर रखने के लिए एक सार्वजनिक या सर्वदलीय निकाय का गठन किया गया है बिहार में, और ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने सर्वदलीय निकाय का गठन पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के लिए किया है, ठीक है। अब ये क्यों किया भाई, ये जल जीवन और हरियाली अभियान के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। तो जल जीवन और हरियाली अभियान के लिए ये वाला सर्वदलीय निकाय का गठन किया गया, ठीक है। चलिए, अच्छा, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद है, यूनिसेफ के सहयोग से राज्य का पहला करियर पोर्टल शुरू किया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने क्या किया है, नीचे देखते हैं, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने क्या किया, यूनिसेफ के सहयोग से राज्य का पहला करियर पोर्टल है, और पोर्टल का नाम है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शुरू किया है। ये क्या करेगा, ये पोर्टल जो है बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षा के छात्रों को, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षा के छात्रों को करियर, कॉलेज प्रवेश परीक्षा और छात्रवृत्ति
छात्रवृत्ति से संबंधित विकल्पों की जानकारी प्रदान करेगा। तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने यूनिसेफ की मदद से करियर पोर्टल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद शुरू किया है। बिहार के माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षा के छात्रों को करियर, कॉलेज प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति से संबंधित विकल्पों की जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। इतना आपको पता हुआ, ठीक है। अच्छा, वर्षा जल संचयन, ये क्या है? देखिए, वर्षा जल संचयन और पानी के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना था। तो उसके लिए क्या किया गया, सभी गांवों में जल चौपाल सहित अन्य जल संरक्षण विधियों को लागू किया जाएगा। वर्षा जल संचयन, पानी के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलानी है, इसके लिए सभी गांवों में जल चौपाल तो करना ही है, उसके साथ में जल के विभिन्न संरक्षण विधियों को भी लागू किया जाएगा बिहार में। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। अच्छा, बिहार का जो पशुपालन और मत्स्य संसाधन विभाग है, बिहार का पशुपालन और मत्स्य संसाधन विभाग को स्कोच अवार्ड दिया गया है। स्कोच अवार्ड है, ठीक है, SCOACH, ठीक है, स्कोच अवार्ड स्टेट एग्री प्रोजेक्ट बैग्स स्कोच अवार्ड पूरा नाम है इसका पूरा नाम देखिए, स्कोच का क्या नाम है? स्कोच का स्टेट एग्री प्रोजेक्ट बैग्स स्कॉच अवार्ड, ठीक है, स्कॉच अवार्ड, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। ठीक, इसमें क्या हुआ कि पशुपालन मत्स्य संसाधन विभाग को दिया गया है, ठीक है, किसको? बिहार के पशुपालन मत्स्य संसाधन विभाग को ये वाला अवार्ड दिया गया। तो क्यों दिया गया? वो जिस क्षेत्र से संबंधित है उसी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उसको स्कोच अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। कर्पूरी देवी हैं, इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है? चलिए बता देते हैं। तो भैया कर्पूरी देवी हैं, इनका निधन हो गया, अभी हाल ही में निधन हुआ है कर्पूरी देवी का। ये मधुबनी पेंटिंग और सुजनी कला के लिए को दुनिया के मानचित्र पर स्थापित किया था। मधुबनी पेंटिंग और सुजनी कला को दुनिया के मानचित्र पर स्थापित करने का काम किया था कर्पूरी देवी ने। ठीक है, इन्होंने मधुबनी पेंटिंग कचनी भरनी का मिश्रण, मधुबनी पेंटिंग में कचनी भरनी का मिश्रण उनकी कला की एक विशेषता रही है। मधुबनी पेंटिंग में कचनी और भरनी का जो मिश्रण देखा जाता है, वो ये दोनों शैलियों का मिश्रण उन्हीं की कला में की विशेषता रही है। ठीक, साथ में 28 अप्रैल 1929 को इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे? मधुबनी में बेनीपट्टी है, पंडौल गांव, मधुबनी जिला, बेनीपट्टी हो सकता तहसील होगी, पंडौल गांव में इनका जन्म 28 अप्रैल 1929 को हुआ। ठीक है, अब कर्पूरी देवी को कुछ सम्मान दिए गए, सम्मान है, तो सम्मान कौन कौन से हैं ये देखते हैं। सम्मान देखिए, 1986 में इनको राष्ट्रीय पुरस्कार सुजनी कला के लिए दिया गया कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। केंद्र सरकार के कपड़ा मंत्रालय के द्वारा सुजनी कला के लिए 1986 में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। केंद्र सरकार के कपड़ा मंत्रालय के द्वारा 1986 में सुजनी कला के लिए क्या दिया गया? राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ठीक, इसके अलावा फिर और भी चीज़ें दी गई हैं। 1980-81 में इनको श्रेष्ठ शिल्पी का राज्य पुरस्कार दिया गया बिहार में ही 80-81 में इनको श्रेष्ठ शिल्पी का राज्य पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक, तीसरी चीज 1983 का समय, तो 1983 में श्रेष्ठ शिल्पी के रूप में श्रेष्ठ
शिल्पी के रूप में इनको ताम्रपत्र और मेडल भी दिए गए हैं। बिहार सरकार के द्वारा ही श्रेष्ठ शिल्पी के रूप में ताम्रपत्र और मेडल ये दोनों दिए गए। ठीक है। 1986 क्या रहा? 1986 में प्रतिभा प्रमाण पत्र भारत सरकार के द्वारा इनको दिया गया। तो 1986 में इनको भारत सरकार के द्वारा प्रतिभा प्रमाण पत्र भी दिया गया है। ठीक है। आगे हैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र हैं। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र कांग्रेस के नेता हैं, इनका निधन हो गया। ठीक है। कांग्रेस के नेता हैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। ठीक है, दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के। ये जो है देखिए 24 जून को इनका जन्म हुआ 1937 में। उर्दू को बिहार की दूसरी जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई उसमें डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का योगदान रहा है। ठीक है। तो जब पैदा हुए थे तब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, उसका बिहार था। ठीक। ये बिहार में 3 बार मुख्यमंत्री बने, चारा घोटाले में भी दोषी पाए गए। ठीक है। तो उर्दू को दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज चालू किए थे ये, फिर 3 बार मुख्यमंत्री बने, चारा घोटाले में भी फंसे। ठीक है। ये चीजें याद रख। कोसी मेची नदी इंटरलिंकिंग परियोजना, कोसी मेची नदी इंटरलिंकिंग परियोजना। ठीक है। तो ये क्या है भाई? कोसी मेची नदी इंटरलिंकिंग परियोजना क्या है? इसकी शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही सीमांचल के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कोसी मेची नदी इंटरलिंकिंग परियोजना की शुरुआत की गई है। यह महाभारत कोसी मेची नदी महाभारत रंज से उत्पत्ति होती है इसकी, और बिहार नेपाल सीमा पर बहती हुई किशनगंज जिला में कहाँ महानंदा से मिल जाती है। किशनगंज जिला में महानंदा से मिलती है मेची नदी। ठीक है। लाभ क्या होगा इससे? लाभ ये होगा भाई, बाढ़ से राहत होगी, सबसे बड़ी बात। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, उत्तरी बिहार की सिंचाई भी होगी इसी से। ठीक है। कोसी मेची नदी इंटरलिंकिंग परियोजना के तहत बाढ़ से राहत मिलेगी और अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार तो मतलब उत्तरी बिहार के क्षेत्र में सिंचाई भी की जाएगी। ठीक है। इसकी कुल लागत कितनी है? इसकी कुल लागत की अगर हम बात करें तो 400 करोड़ रुपए है। ठीक है। चलिए एक चीज देख लेते हैं। देखिए देश में अगर हम स्तनपान या फिर युवा बाल आहार प्रथा की बात करें, किस चीज का? स्तनपान व युवा बाल आहार प्रथा, स्तनपान युवा बाल आहार प्रथा के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो स्तनपान और शिशु युवा बाल आहार प्रथाओं में देखा जाए तो इसमें मणिपुर का पहला स्थान आता है। मणिपुर प्रथम है। ठीक है। मणिपुर फर्स्ट है। फिर इसके बाद आता है बिहार, फिर बिहार आएगा, फिर यूपी आएगा और फिर राजस्थान। ठीक है। सॉरी, मणिपुर को पहला स्थान मिला हुआ है, लेकिन बिहार, यूपी और राजस्थान जैसे जो राज्य हैं ये अपने निचले वाले पायदान पे हैं, ऊपर वाले में नहीं है। ठीक है। ये चीज भी हमें याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया भाई? तो यह जो है कटिहार जिला है, गोगाबिल झील पर कटिहार जिले में बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व की शुरुआत हुई है, खोला गया है। ठीक है। इसका निर्माण जो होता है, इस गोगाबिल झील का जो निर्माण होता है वह उत्तर में महानंदा है, उत्तर में महानंदा और कड़खर है ना, तो उत्तर में महानंदा और कड़खर नदी है, और पूरब में दक्षिण और पूरब में, हाँ, तो दक्षिण पूरब में हम गंगा का प्रवाह से इसका निर्माण हुआ, किसका? गोगाबिल
झील का। ठीक है। अब 2 अगस्त 2019 को 57 हेक्टेयर हिस्सा सामुदायिक रिजर्व के लिए और 30 हेक्टेयर संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। 2019 में 57 हेक्टेयर हिस्सा सामुदायिक रिजर्व के लिए और 30 हेक्टेयर संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। और यह जो है बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व जो गोगाबिल झील है, ये बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे और अगली वीडियो के साथ अब हम कल मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी पीडीएफ हम अभी पिछली वाली वीडियो की पीडीएफ हमने दे दी है पेड ग्रुप में, इसकी भी पीडीएफ आपको शाम तक मिल जाएगी। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, वीडियो को सुनते रहें, एक बार नहीं तो 2 बार, याद हो जाएगा आसानी से, बहुत आसान है। तो अच्छे से ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।